हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग देखेंगे बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सब डिवीजन बुक में परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के बारे में पढ़ाया था। आज जो है मैं आपको बहुत ही छोटे वीडियो के माध्यम से, छोटे लेक्चर के माध्यम से बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल बना के दिखाता हूं। इस फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, पहले बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के बारे में जान लेते हैं। अगर किसी को हम लोगों ने उधार माल बेचा है, हम लोगों ने किसी को उधार माल बेचा तो उससे जो हम जो है चेक रिसीव करते हैं, प्रॉमिस लेटर जो देते हैं, वही हमारा बिल्स रिसीवेबल है जो हमको रिसीव होने वाला है। और अगर हम लोगों ने किसी से माल खरीदा है और हम लोग किसी से माल खरीदने पर याद रखेंगे कि जब आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेंगे तभी ये एक्टिविटीज होगी, कैश ट्रांजैक्शन में एक्टिविटीज नहीं होगी। अगर हम लोगों ने किसी को माल बेचा है तो हम क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल बनाएंगे। अगर हम लोगों ने किसी से माल खरीदा है वो भी उधार, तो हम लोग जो प्रॉमिस लेटर देते हैं, हम लोग जो चेक इशू करते हैं, उसी को बोलते हैं बिल्स पेबल। ये एक बिजनेसमैन द्वारा बनाया जाता है। ये दोनों बुक वो बनाता है, रिसीव जिस चेक से उसे पैसा मिलेगा और इशू जो उसने चेक किया है किसी और को, उससे उसे पे करना होगा। तो मैं एक क्वेश्चन बनाया हूं, क्वेश्चन और आंसर एक जैसा है, उसको बोर्ड पर आप देखें, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। चूंकि एक फॉर्मेट है तो फॉर्मेट में आपको कुछ नहीं करना है, केवल चेक ले करके जो डायरेक्शन होगा उसको आप फिल करते चले जाइए। यही जो होता है बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक में होता है। सिंपल लेक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। बोर्ड पे देखेंगे मैंने बिल्स रिसीवेबल बुक बनाया है। बिल्स रिसीवेबल बुक्स में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देखिए पहला कॉलम जो है नंबर ऑफ बिल का है। नंबर ऑफ बिल, पहला बिल है कि दूसरा बिल है कि तीसरा बिल है, क्लियर। उसके बाद डेट ऑफ रिसीवर, डेट ऑफ रिसीव का मतलब किस डेट पे आपको मिला, तो ये हो गया डेट ऑफ रिसीव, किस डेट पे आपको चेक मिला। जैसे एक चेक 5 जुलाई को मिला है और फिर 13 जुलाई को मिला है और 25 जुलाई को मिला है। फ्रॉम होम रिसीवर, चेक जो मिला है आपको वो किसने रिसीव किया है। अगर आपने स्वयं रिसीव किया है तो सेल्फ हो सकता है कि आप रिसीव ना किए हो, आप उस समय अपने दुकान में, अपने ऑफिस में न रहे हो, तो आपका चेक कोई और रिसीव किया होगा, तो उसका नाम यहाँ मेंशन कर देंगे जिससे क्लियर रहे कि चेक किसको मिला। अगर आपको अमूमन जो है आपको ही मिलेगा तो आप सेल्फ का प्रयोग करेंगे। एंड नेम ऑफ एक्सेप्टर, कौन मुझे भुगतान देगा, कौन ये स्वीकार करता है कि मैंने उसे माल बेचा, जिसका चेक है, जिसने चेक इशू किया आपको, उसका नाम लिखेंगे। एक्सेप्टर का मतलब है जो भुगतान पेमेंट करने के लिए स्वीकार कर रहा है। जैसे अजीत है, अली है और अनिल है, मैंने एक काल्पनिक नाम भर दिया। और चेक का ड्यूरेशन है 3 महीने, उसमें 3 महीने की डेट पड़ी हुई है। पहला चेक जो 5 जुलाई को था उससे 90 दिन आगे जाएंगे। और किसी भी चेक को जो है भुगतान में जाने के लिए 72 घंटे का समय लग जाता है, इसलिए मैक्सिमम 72 घंटे मतलब 3 दिन। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 जुलाई से 3 महीना, 5 अगस्त, 5 सितंबर और 5 अक्टूबर, 3 दिन एक्स्ट्रा लेंगे तो 8 अक्टूबर को भुगतान आपको प्राप्त होगा। चेक का अमाउंट आपके सामने है। लेजर फोलियो से जिस व्यक्ति का ये चेक है, जिस कस्टमर का ये चेक है, उसके लेजर का नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। क्योंकि हमारे पास तो कोई लेजर नहीं है इसलिए मैंने इसको डैश करके छोड़ दिया। अगले कस्टमर का नाम है अली। अली जो है 1 महीने का चेक मुझे पेमेंट के लिए दिया है। उसने चेक इशू किया था 13 जुलाई को, तो ये ध्यान रखेंगे कि 3 दिन बाद 16 अगस्त मतलब जुलाई से जो है आप ध्यान देंगे कि 13 जुलाई से 13 अगस्त और 3 दिन एक्स्ट्रा 16 जुलाई अगस्त को ये पेमेंट आपको मिलेगा। अगला जो है 25 जुलाई को अली ने चेक काटा है 2 महीने के लिए, तो जुलाई से आप देखेंगे अगस्त, अगस्त से देखेंगे सितंबर, सितंबर से 3 दिन एक्स्ट्रा 28 हो गया। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये आपका जो पेमेंट है वो 28,000 रुपया इस डेट पे मिलेगा। और यहाँ पर मैंने डिस्पोजल बनाया हुआ है। अगर डिस्पोजल हो जाता है चेक तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, चेक का भुगतान हो गया। अगर कभी कभी चेक बाउंस कर जाता है, चेक इशू करने वाले के व्यक्ति, चेक इशू करने वाले जो डेटर हैं
उनके खाते में पैसा न होने के कारण चेक बाउंस कर जाता है, चेक डिसऑनर हो जाता है, तो यहाँ रिमार्क करते हैं किस कारण से चेक बाउंस किया, क्या चेक नंबर गलत था, या चेक फर्जी था, या सिग्नेचर मिसमैच हुआ, या ओवर राइटिंग हुई, या उसके खाते में पैसा नहीं है, तमाम रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ उसके रीजन लिखे जाएंगे। एक बात का और ध्यान देंगे, बिल रिसीवर बनाते समय विशेष ध्यान देंगे, अगर चेक कोई इशू किया गया है और उस चेक के समय पूरा होने के बाद, जैसे मान लीजिए 3 महीना 90 दिन पूरा होने के बाद 3 दिन जब एक्स्ट्रा लिए तो 8 अक्टूबर आया, अगर 8 अक्टूबर को ध्यान रखेंगे पहले से तय है कि रविवार है, तो पेमेंट आपका 7 अक्टूबर को ही हो जाएगा। अगर ये मान लेंगे कि कुछ दिन कोई फेस्टिवल है तो भी पेमेंट आपका 7 तारीख को ही हो जाएगा। अगर इमरजेंसी में 8 अक्टूबर को किसी प्रकार से आपातकालीन छुट्टी होती है तो ही आपका पेमेंट एक दिन लेट होगा, अन्यथा आपका पेमेंट जो है 72 घंटे के अंदर ही कर दिया जाएगा। विशेष ध्यान रखेंगे 8 अक्टूबर को अगर पेमेंट का जो पेमेंट इशू डेट है, इशू डेट जो आपकी थी क्या देखिए 5 जुलाई से 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर के बाद आप ध्यान देंगे 6, 7 ठीक है के बाद अगर 8 तारीख को छुट्टी पड़ती है तो पेमेंट 7 को ही हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि 6 को 7 को 8 को भी अगर बैंक किसी कारणों से बंद हुआ तो पेमेंट आपका उसके आगे जा सकता है। क्लियर? अब यही काम हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बिल्स पेबल देखेंगे। मैं इसमें थोड़ा परिवर्तन करता हूं और इसी को बिल्स पेबल बना देता हूं। बिल्स पेबल क्या है जाने, जब आप किसी से उधार माल खरीदते हो तो उधार माल खरीदने के बाद आप कुछ चेक इशू करते हो, जैसे आपको किसी ने चेक इशू किया था, ठीक है, तो आप भी तो किसी को चेक इशू करोगे। आपको कोई चेक देता है तो बिल रिसीवेबल करते हो, आप चेक इशू करते हो किसी और को तो बिल्स पेबल कहोगे। ध्यान देंगे यहां हम लोग क्या करते हैं, रिसीवेबल की जगह यहां लिख देते हैं पेबल बुक्स। अब यहां पर करना यह है, थोड़ा परिवर्तन करेंगे, डेट ऑफ रिसीव, अब आप चेक रिसीव नहीं कर रहे हो, चेक दे रहे हो, डेट ऑफ एक्सेप्टर आप उस डेट का नाम डेट डालेंगे जिस डेट को आपने चेक इशू किया। अगर आप ध्यान दें तो आप डेट ऑफ इशू भी लिख सकते हो। डेट ऑफ इशू का मतलब है कि चेक किस तारीख को आपने इशू किया, क्योंकि अब आपको एक्सेप्ट करना है। दूसरा ध्यान देंगे, यहां पर आपने चेक रिसीव किया था, अब चूंकि आप जो चेक रिसीव नहीं कर रहे दे रहे हो तो गिवर, ठीक है, यहां ध्यान देंगे, यहां लिखेंगे गिवर का नाम। गिवर जो है, गिवर मतलब गिवन का मतलब किसको दे रहे हो, मैं गिवन समझे ना कि गिवन समझो, गिवन किसको दे रहे हो, अभी कोई नाम हो सकता है। मान लीजिए यहां पर मैं फिल कर देता हूं, ये है आपके अजीत और अली और क्या अनिल। अब आप ध्यान देंगे दोनों नाम एक जैसे हैं और यही पे ही है, इनको पेमेंट मिलना है। कारण ये है कि अगर मान लीजिए कि मैंने चेक अजीत को ही दिया तो अजीत ही चेक रिसीव किए हैं तो पेमेंट उन्हीं को मिलेगा। चेक अली को रिसीव कराया तो अली को ही पेमेंट मिलेगा। चेक अनिल को रिसीव कराया तो अनिल को ही पेमेंट मिलेगा। क्लियर? लेकिन अगर चेक किसी घर के मेंबर को मैंने पेमेंट कराया, जैसे घर के मेंबर का नाम था रहीम, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रहीम को पेमेंट मिलेगा। चेक इशू हुआ किसको, अली को, तो अली को ही पेमेंट मिलेगा। हाँ, रिसीव करने वाला कौन था, रहीम, घर का कोई मेंबर होगा, रहीम चेक लेकर के किसको दे देगा, अली को, क्योंकि अली के नाम से चेक काटा गया है। अली के ट्रस्ट के नाम से, अली के फर्म के नाम से, अली की कंपनी के नाम से, जिसके नाम से काटा जाएगा उसी को पे होगा। क्लियर? यहां केवल देखा जाता है कि चेक काट के किसको दिया गया, केवल ये याददाश्त के लिए कि हमें ये याद रहे कि चेक हमने इशू किया। अदरवाइज कभी ये होता है कि चेक हमको रिसीव नहीं हुआ तो हम बता सकते हैं ना कि चेक हमने किसको दिया। जैसे हमने चेक किसको दिया, रहीम को, तो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस होकर बोल सकते हैं इससे, अली से, कि तो मैंने तो चेक दिया था, लेकिन आपको चेक रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ वो आप अपने, ठीक है, अपने परिवार के मेंबर या अपने नौकर से बात करिए, अपनी एम्प्लॉय से बात कीजिए। जैसे देखें यहाँ पे अनिल को चेक भुगतान हुआ है। क्लियर? तो हमने उसे घर के मेंबर, इसका नाम क्या है, राम को चेक दे दिया। कल अली जब कहेंगे हमको पेमेंट मिला ही नहीं तो हम बोलेंगे ना कि नहीं भाई, राम को हमने चेक जो है गिवन किया था। अब राम से बात करिए कि चेक उसने क्या किया। जब तक बैंक में चेक लेके नहीं जाओगे पेमेंट विड्रॉ होगा ही नहीं, पेमेंट एक अकाउंट से डेबिट नहीं होगा और एक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। इसलिए फ्यूचर में कोई गलती ना हो, यहाँ पर हमेशा लिख देते हैं कि चेक किसको दिए हैं और किसके नाम से इशू है। जिसके नाम से चेक इशू होगा चेक का भुगतान उसी को होगा, लेकिन जिसको हम चेक देंगे अगर वो दूसरा पर्सन है तो उसका नाम लिखना जरूरी है। बाकी जो आप देख रहे हैं, बाकी जो आपके कॉलम्स बनाए गए हैं, इसमें किसी प्रकार का और कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा
और इस लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मेट पे बेस है। फॉर्मेट में बस आपको फील करना होता है। जब आप एक लेक्चर पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, ध्यान देंगे, बिल्स ऑफ क्या, एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो वहां पर आप बहुत सारी चीजें देखेंगे। चेक किसको मिला, कब मिला, कैसे मिला, डिसऑनर कैसे हुआ, उसमें पेनाल्टी कैसे पे की गई, तमाम जो है टॉपिक उसमें आप देखेंगे। तो वहां पर आप जर्नल एंट्री के माध्यम से सीखेंगे। क्लियर? उम्मीद है कि आपको ये बहुत शॉर्ट वीडियो जो मैंने बनाया आपको अमूमन समझ में आया होगा। यहाँ पर प्रश्न और उत्तर एक ही जगह थे। आप थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको वीडियो जरूर समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ये ध्यान रखें, नए वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।